नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र की अगर हम बात करें तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में सबसे पहले हम श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन को समझ लेते हैं कि श्वसन क्या होता है। कुछ लोग जो है सामान्यतः श्वसन का अर्थ ये समझते हैं कि भाई ऑक्सीजन को अंदर ले लेना और CO2 को बाहर कर देना ही क्या होता है, श्वसन होता है। जबकि ये गलत है, क्योंकि ये तो श्वसन का मात्र एक क्या होता है, भाग होता है। श्वसन की अगर हम बात करें तो हमारी जो श्वसन क्रिया है ये हमारे शरीर की कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जाके संपन्न होती है। और श्वसन क्रिया को पूरा होने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो ग्लूकोज की जरूरत होती है, तो दूसरा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यानी कि जब हमारे शरीर की कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल जाएगा उसके बाद ही जो है श्वसन क्रिया संपन्न होगी। तो भाई ये ग्लूकोज कहाँ से मिलता है कोशिका को, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, हम पहले इसे समझ लेते हैं। अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो जब हम भोजन करते हैं तो हमने पढ़ा है कि भाई भोजन का पाचन होता है। पचने के बाद जो पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हें हमारी कोशिकाओं द्वारा क्या कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है। तो हमने पाचन में पढ़ा था कि भोजन का अपशोषण जो होता है वो विली नामक संरचना करती है। उसके बाद ब्लड के माध्यम से ये जो ग्लूकोज है ये कहाँ पहुंच जाता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया पर। यानी कि ग्लूकोज जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहाँ से मिलता है, तो भोजन से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन इसके पास कहाँ से पहुंचता है। तो जब हम सांस खींचते हैं तो भाई जो है वायुमंडल से वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है। ये हमारे जो है नाक, ट्रैकिया इधर से होती है कहाँ तक पहुंचती है, फेफड़ों तक पहुंचती है। तो हमारे जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों में एक संरचना होती है जिसे हम जो है आगे चलकर देखने वाले हैं, एल्वियोली, वायु कूपिका। ये जो वायु कूपिका होती है, एल्वियोली होती है, यही उस सारी वायु में से कौन सी गैस को अपने पास रख लेती है, ऑक्सीजन। क्योंकि हम सब जानते हैं भाई वायु मतलब क्या है, गैसों का मिश्रण है। बहुत सारी गैसें हैं इसमें, तो ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, नाइट्रोजन भी है, और भी कई सारी गैसें होती हैं। लेकिन केवल उन सभी गैसों में से एल्वियोली जो है किसको अपने पास रख लेती है, ऑक्सीजन को रख लेती है। बाकी सभी गैसों को क्या कर देती है, वापस। तो इस तरह से फेफड़ों तक क्या पहुंच जाती है, ऑक्सीजन। और फेफड़ों से जो है माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन ले जाने की जो जिम्मेदारी निभाता है वो कौन निभाता है, ब्लड निभाता है। अब बात करते हैं ब्लड की कि भाई ब्लड जो है किस तरह से जो है ऑक्सीजन को वहां तक पहुंचाता है। तो ब्लड जो है एक प्रकार का ऊतक है, कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसमें कई प्रकार के कण होते हैं, RBC भी है, WBC भी है, प्लेटलेट्स भी है। तो हम अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं RBC की। जो ब्लड होता है, ब्लड में जो RBC पाया जाता है, RBC के अंदर एक वर्णक होता है जिसे हम HB कहते हैं। HB का मतलब यहाँ पर हीमोग्लोबिन से है। जब ब्लड पढ़ेंगे तो इसकी काफी डिटेल हम देखेंगे। ये जो हीमोग्लोबिन होता है इसके पास ये क्षमता होती है कि भाई ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है और ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेता है, बंध बना लेता है। और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक यौगिक बनाते हैं, HbO2। ये जो HbO2 है, अगर इसकी बात करें तो ये कैसा यौगिक बनता है, अस्थायी यौगिक है। अस्थायी का मतलब है कि भाई ये परमानेंट नहीं है, ये समय आने पर क्या होगा, दो भागों में दोबारा से टूट जाएगा। तो ये जो हीमोग्लोबिन है जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचता है तो ये दोबारा टूट जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ से ऑक्सीजन ले लेता है और हीमोग्लोबिन आगे निकल जाता है। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया को भोजन के पाचन के बाद ग्लूकोज मिल जाता है, और जब हम सांस खींचते हैं तो उसे क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। इसके बाद जो अंतिम श्वसन की जो क्रिया संपन्न होती है वो कहाँ संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके संपन्न होती है। तो भाई श्वसन क्या है, अगर इसकी बात करें तो ये एक तरह की रासायनिक क्रिया है। यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन जो है ये ग्लूकोज को क्या करता है, तोड़ देता है। जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है श्वसन के दौरान तो हमारे शरीर में कौन सी गैस बनती है, ये पूछा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। साथ साथ में क्या बनता है, जल। और बहुत सारी ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। यहाँ पे ऊर्जा की वैल्यू भी आप याद रख सकते हैं कि जब एक ग्लूकोज टूटता है तो लगभग 686 किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ पर मिलती है। ये जो ऊर्जा है ये श्वसन क्रिया के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है वह हमारे शरीर में किस रूप में बदल जाती है, ATP के रूप में बदल जाती है। ATP का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो ATP है इसी के रूप में जो है हमारे शरीर में ऊर्जा रासायनिक रूप में संचित रहती है। तो जब हमारे शरीर के अंगों को, कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो यहीं से हमारे शरीर के अंगों को ऊर्जा मिल जाती है। तो यही तो कारण है कि भाई हम कहते हैं कि सांस लेना जरूरी है। जब तक किसी की सांसें चल रही है तब तक उसका जीवन है। अगर किसी की सांसें रुक गई इसका मतलब उसका जीवन भी समाप्त हो गया है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इस कारण जो है सांसों का हमारे जिंदगी में अहम रोल है।
और ये भी हमने देखा कि भाई केवल ऊर्जा अकेले भोजन करने से नहीं मिलेगी, हमें भोजन भी करना होगा और साथ साथ में सांस भी लेना होगी। जब हम भोजन करेंगे, सांस लेंगे, तब हमें भोजन से क्या मिलेगा, ग्लूकोज, और सांस लेंगे तो क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। तभी जाकर हमारे शरीर में क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी। तो ये तो होता है श्वसन। अब हम बात करते हैं इससे बनने वाले कुछ सामान्य क्वेश्चन की। भाई श्वसन से संबंधित कुछ सामान्य क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे हमसे पूछेगा श्वसन क्या है, तो हमारा आंसर है भोजन का ऑक्सीकरण। अब यहाँ पे भोजन क्या है, तो भाई भोजन मतलब कौन, ग्लूकोज हो गया। ऑक्सीकरण जो है एक ऐसी क्रिया को कहा जाता है जिस क्रिया को पूरा करने में ऑक्सीजन सहयोग करता है। तो भाई अभी तो देखा हमने, ग्लूकोज जो है ये भोजन हो गया, ग्लूकोज को तोड़ने में किसने सहयोग किया, ऑक्सीजन ने। इसी कारण ये क्रिया क्या कहलाती है, भोजन का ऑक्सीकरण कहलाती है। फिर हमसे पूछेगा अपचय और उपचय, कि भाई जो श्वसन है वह अपचय के अंतर्गत रखा जाता है कि उपचय के अंतर्गत। तो अपचय का मतलब होता है ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें बड़ा अणु छोटे छोटे अणुओं में टूट जाए, और उपचय का मतलब है जिसमें छोटे छोटे अणु मिलकर बड़ा अणु बनाए। तो अपचय जो होता है इसमें बड़े अणु छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। जैसे हमने देखा कि भाई ग्लूकोज है, ग्लूकोज दो छोटे अणुओं में यहां पर टूटा, एक तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, दूसरा जल बना। इस कारण इसको हम किस में रखते हैं, अपचय। फिर हमसे पूछता है श्वसन का कंट्रोल, नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो श्वसन को नियंत्रण जो है हमारे ब्रेन यानी कि हमारे मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। और स्पेशली अगर यहाँ पर भाग भी पूछे कि मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है, तो उस भाग का नाम है मेडुला ऑब्लांगेटा। अब ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा है इसके बारे में डिटेल अभी हम यहाँ नहीं देख रहे, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक श्वसन है, तो हमारा फोकस केवल किस पे रहेगा, श्वसन तंत्र पे। जब हम ब्रेन टॉपिक पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, तो मेडुला जो ऑब्लांगेटा है उसकी भी काफी डिटेल देखेंगे। तो यहाँ पर हम ये देख चुके हैं कि भाई जो ऊर्जा मुक्त होती है वो किस रूप में बदल जाती है, याद रखना एटीपी के रूप में। आपसे एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछेगा, तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे चलकर इन चीजों को हम काफी डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि भाई श्वसन क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। रासायनिक ऊर्जा के रूप में जो है ये ऊर्जा हमारी बॉडी में क्या रहती है, संचित। तो ये होता है श्वसन का मतलब सीधा सा है कि श्वसन कैसी क्रिया है, तो याद रखना श्वसन एक ऊर्जा जनित क्रिया है। इस क्रिया में हमारे शरीर में किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। यही कारण है कि श्वसन को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा जनित क्रिया। अब भाई ऊर्जा बनी किससे, तो अभी हमने देखा कि भाई ऊर्जा बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक ग्लूकोज की तो दूसरा ऑक्सीजन की। तो ग्लूकोज नहीं होगा तो शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगी। तो इसलिए एक क्वेश्चन ग्लूकोज से भी पूछा जाता है कि कोशिका में ऊर्जा बनाने के लिए किसकी जरूरत है, ग्लूकोज की। तो इसका एक उपनाम होता है, इसको हम सेल्यूलर फ्यूल कहकर पुकारते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेल्यूलर फ्यूल। अगर आपसे पूछे हिंदी में से कहा जाएगा कोशिकीय ईंधन, कि कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है भाई, ग्लूकोज को कहा जाता है। ये ग्लूकोज का ही उपनाम है सेल्यूलर फ्यूल यानी कि कोशिकीय ईंधन। तो ये होता है श्वसन। अब हमने कहा श्वसन तंत्र, तो हमने कहा था कि भाई जब भी बात हम तंत्र की करेंगे तो तंत्र कई सारे अंगों से मिलकर बना होता है। तो वो कौन कौन से अंग हैं जो श्वसन क्रिया में मदद करते हैं, उन सभी अंगों को हम किस में रखेंगे, श्वसन अंग में। तो पहले हम इसके क्या देख लेते हैं, मुख्य अंग देख लेते हैं जो श्वसन क्रिया में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ये सही है कि भाई सामान्यतः हमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि श्वसन का मुख्य अंग क्या है, तो हम फेफड़ा आंसर दे देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं, तो भाई हमें एक छोटे से छोटे जो है पूरा यानी कि क्रम से देखेंगे कि किस तरह से फेफड़ों तक हमारी वायु पहुंचती है। तो बात करें सबसे पहले जो श्वसन का अंग होता है वो होता है हमारा नासिका कपाट यानी कि नाक वाला भाग, और उसमें भी सबसे पहले कौन, नासा छिद्र, इसके बाद नासा कपाट, फिर इसके बाद जो है वायु कहाँ पहुंचती है आपकी, फेरिंक्स में, ग्रसनी वाले भाग में। फेरिंक्स के बाद वायु कहाँ पहुंचेगी आपकी, लैरिंक्स में। लैरिंक्स स्वर यंत्र या स्वतंत्र जिसे हम कहते हैं। लैरिंक्स के बाद जो है वायु हमारी कहाँ पहुंच जाती है, ये विंड पाइप में, और इस विंड पाइप को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया यानी कि श्वास नली में पहुंच जाती है। ये जो ट्रैकिया है ना, ये फेफड़ों के अंदर आकर दो भागों में बढ़ जाती है। इन दोनों भागों को हम, जो मुख्य दो भाग हैं उन्हें क्या कहते हैं, ब्रोंकी यानी कि श्वसनी कहते हैं। और ये श्वसनी फेफड़ों के अंदर जाकर कई सारे भागों में, कई सारी शाखाओं में टूटती है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये कई सारे भागों में क्या होती है, टूट जाती है। जब कई सारे भागों में ये श्वसनी टूट जाती है ब्रोंकी, तो इसका नाम बदल जाता है। इसी को हम क्या कहने लगते हैं, ब्रोंकियोल्स यानी कि श्वसनिकाएं कहने लगते हैं। ये ब्रोंकी की क्या होती हैं,
शाखाएं होती हैं। और ये जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, इन्हीं के सिरे पर यहाँ पर ये छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती हैं। ये जो गोल संरचनाएं हैं, इन्हीं गोल संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं? एल्वियोली कहते हैं। यानी कि श्वसन तंत्र की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती है? एल्वियोली होती है, वायु कूपिका होती है। और यही है फेफड़ों की वो इकाई जिसके कारण हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन को रोक लिया जाता है और यहीं से CO2 को क्या किया जाता है? बाहर किया जाता है। यानी कि सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ने की जो क्रिया संपन्न होती है वो कहाँ होती है? एल्वियोली के बारे में होती है। तो ये सारे जो अंग हैं, ये सभी अंग मिलकर ही हमारे श्वसन तंत्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो इनसे संबंधित कुछ सामान्य क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भाई हर एक अंग की कुछ विशेषता है। नासा छिद्र की क्या विशेषता है, ट्रैकिया की क्या विशेषता है, फेफड़े की क्या विशेषता है, एल्वियोली की क्या है, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो हम पहले जो है इस टॉपिक में ये देख लेते हैं कि कौन कौन से अंग हैं जो मदद कर रहे हैं और इनकी विशेषता क्या है। तो आप यहाँ पर पहली चीज तो ट्रैक याद रखना कि कहाँ से कहाँ तक जो है वायु जाती है। तो शुरुआत कहाँ से होती है भाई? नासा छिद्र से। नासा छिद्र मतलब नाक के ये वाले छिद्र। इसके बाद पहुंचेगी वायु कहाँ? नासा कपाट। नासा कपाट कहाँ है? नासा छिद्र के पीछे का जो भाग है यहाँ पे नासा कपाट होता है, जिसमें हम एक झिल्ली पढ़ेंगे, म्यूकस झिल्ली। नासिका कपाट के बाद वायु कहाँ पहुंचती है? फेरिंक्स। तो हमने पढ़ा था मुख गुहा का पिछला भाग क्या होता है? फेरिंक्स होता है। फेरिंक्स के बाद वायु कहाँ पहुंचती है? लैरिंक्स में, यानी कि स्वर यंत्र में। लैरिंक्स मानते हैं कि भाई ये श्वसन तंत्र का भाग है, लेकिन इसका मुख्य काम जो होता है वो है हमारी आवाज निकालना, साउंड बॉक्स है। इसको तो हम कंठ कहते हैं, इसी के कारण हमारी क्या निकलती है? आवाज निकलती है। इसके बाद जो है वायु पहुंच जाती है ट्रैकिया, जिसे सामान्य भाषा में हम विंड पाइप कहकर पुकारते हैं। ट्रैकिया अंग जाकर फेफड़ों में कितनी शाखा में बटी थी? 2 शाखा में, ब्रोंकी। इसके बाद ब्रोंकी बहुत सारी शाखाओं में बट गई, तो उसे हमने कह दिया ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स के बाद ये जो है अंतिम रूप से वायु कहाँ पहुंच जाती है? एल्वियोली में। इसको हम कूपिका, वायु कूपिका, कोष्ठिका कोष्ठ, कई सारे नामों से जानते हैं। इसके बाद यहां से वायु ले जाने का काम ब्लड करता है। तो इन सभी अंगों की जो है हमसे डिटेल देखते हैं कि भाई क्या क्या क्वेश्चन इस टॉपिक से हमारे बनते हैं। सबसे पहले हम बात करें नासा छिद्र की। हमारा जो पहला अंग है, यानी कि श्वसन क्रिया की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? नासा छिद्र से। तो पहला प्रश्न तो आप यही याद रखना कि श्वसन क्रिया का प्राथमिक अंग या प्रथम अंग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक अंग जो है हम किसे बोलेंगे भाई? नासा छिद्र। नासा छिद्र मतलब कौन? तो नाक में ये 2 छिद्र दिख रहे हैं, ये दोनों छिद्रों को हम क्या कहते हैं? नासा छिद्र कहते हैं। वायु जो है यहीं से अंदर जाती है। अब हमें 2 ऑप्शंस हैं भाई। सांस तो हम जो है वायु को तो अंदर मुंह से भी ले सकते हैं, हम चाहे तो मुंह से भी वायु को खींच सकते हैं। तो नासा छिद्र क्यों? तो उसका कारण है कि भाई जो नाक होती है, यहां पर आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। ये जो छोटे छोटे बाल है ना, ये श्वसन में बहुत सहायक है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो वायु हमारे शरीर में जाएगी। आप जानते हैं कि भाई वायु गैसों का मिश्रण है, कई सारी गैसें हैं। इसके अलावा वायु में कुछ धूल कण वगैरह भी पाए जाते हैं, धूल के छोटे छोटे कण होते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो ये जो बाल होते हैं ना, ये वायु में उपस्थित धूल कणों को क्या करते हैं? रोकने का काम करते हैं। यही कारण है कि ये वायु को छानने का काम करते हैं। इसीलिए हमें सांस कहाँ से लेना चाहिए? नाक से। अगर हम वही सांस मुंह से लेते तो सारी की सारी वायु, यानी कि धूल कण सहित वह वायु हमारे फेफड़ों में पहुंचती और फेफड़ों में धूल की मात्रा बढ़ जाती, जो कि फेफड़ों के लिए क्या होती? नुकसानदायक। तो आप याद रखना, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हमें कहां से सांस लेना चाहिए, नाक से या मुंह से, तो हमारा आंसर होगा नाक से। फिर हम बात करें नासिका कपाट। जो नासा छिद्र है, इनके पीछे वाला भाग, यानी कि यहां पर जो भाग होता है उसे कहते हैं नासिका कपाट। ये जो नासिका कपाट है, इसकी विशेषता ये है कि इसमें एक झिल्ली पाई जाती है जिसका नाम है म्यूकस झिल्ली। ये जो म्यूकस झिल्ली है एक चिपचिपा पदार्थ बनाती है जिसे हम म्यूकस कहते हैं। म्यूकस नामक जो पदार्थ होता है, इसमें कई सारे एंजाइम होते हैं, जिसमें से एक एंजाइम इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम। यह एक ऐसा एंजाइम है जो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु को क्या करता है? नष्ट करने का काम करता है। तो यही कारण है कि भाई नाक से जो है सांस ली जाती है। देखिए, अगर बालों से धूल कण बच गए तो अंत में जाकर कहां फंस जाएंगे? म्यूकस में, जो कि एक चिपचिपा तरल पदार्थ होता है, इसमें जाकर जो है फंस जाएंगे। और यदि वायु में बैक्टीरिया वगैरह है और वो भी अगर वायु के साथ जा रहे हैं तो बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम नाक में कौन करेगा? लाइसोजाइम करता है। इसका उदाहरण भी आप सामान्य जीवन में देख सकते हैं कि भाई जब जो हम सामान्यतः जो है, मान लीजिए कि भाई आप कहीं धूल भरी जगह रहते ही नहीं हो, बिल्कुल साफ सफाई वाली जगह जाते हो, लेकिन
उसके बावजूद भी जब आप आपकी नाक को साफ करते होगे तो आपने देखा होगा नाक से बहुत सारी गंदगी बाहर निकलती है। ये गंदगी कहाँ से आई? तो ये जो गंदगी है ना, ये गंदगी वायु यानी कि जब हम सांस श्वसन क्रिया करते हैं, वायु को अंदर लेते हैं, उस क्रिया के दौरान हमारी नाक में फंस जाती है। और कौन फंसा लेता है? म्यूकस फंसा लेता है। आप सोचिए अगर म्यूकस नहीं होता, अगर हम यही श्वसन की क्रिया मुंह से कर रहे होते तो वो सारी की सारी गंदगी कहाँ जाकर जमा हो जाती? फेफड़ों में। तो याद रखना श्वसन की क्रिया मुख्यतः हमें हमेशा कहाँ से करना है? नाक से करना है। इसके बाद हम बात करें, नाक तो हमारा एक प्रकार का क्या है? सेंसरी ऑर्गन है भाई। नाक का मुख्य काम है सूंघना, ये सही है। तो सूंघने का जो काम होता है नाक में, वो ऑल्फैक्टरी लोब के द्वारा संपन्न कराया जाता है। यानी कि यहीं पर एक ऑल्फैक्टरी लोब पाया जाता है जिसके कारण नाक से हमें सूंघने की क्षमता होती है। कभी कभी क्या होता है, जब हमें जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, तो उस परिस्थिति में आपने देखा होगा हमें जो है खुशबू और बदबू में हम अंतर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो है सर्दी में, जुकाम में कौन सा लॉब प्रभावित हो जाता है? ऑल्फैक्टरी लॉब प्रभावित हो जाता है। और नाक में से बहुत ज्यादा मात्रा में जो पानी बहता है ना, वो पानी वास्तव में क्या होता है? म्यूकस होता है। तो ये जो म्यूकस है ये भी काफी ज्यादा लाभदायक होता है। अब नासिका कपाट के बाद जो वायु जाती है वो कहाँ जाती है? फेरिंक्स में, ग्रसनी में। तो ग्रसनी की अगर हम बात करें तो भाई ये जो कलर संरचना यहां से लेकर यहां तक, ये जो इतनी संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये जो इतना भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसी भाग को हम ग्रसनी यानी कि फेरिंक्स कहते हैं। ग्रसनी की अगर बात करें हम, क्या है? तो मुख गुहा का पिछला भाग, ये हमारा मुंह है, मुंह का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी। ग्रसनी की ये विशेषता है कि यहाँ पर दो पाइपलाइन खुलती है। यहीं से तो हमारा होकर भोजन जाता है और यहीं से होकर हमारा वायु जाती है। तो दो पाइपलाइन खुलती है। पहली पाइपलाइन जो होती है वह फूड पाइपलाइन होती है, यानी कि जहां से क्या जाता है? भोजन जाता है। तो भोजन ले जाने वाली नली को हम पढ़ चुके हैं, क्या बोलते हैं? ऑसोफेगस। ऑसोफेगस मतलब ग्रासनाल। दूसरी जो नली यहां से जाती है जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया। ये जो ट्रैकिया है ये क्या ले जाती है? एयर ले जाती है, यानी कि ये किसे ले जाती है? वायु को ले जाती है। तो दोनों रास्ते यहां से खुलते हैं। तो बात करें ग्रसनी और ग्रासनाल, इन्हें कौन जोड़ता है? तो यहां पर हमने पढ़ा था कि भाई ग्रसनी और ग्रासनाल को जोड़ने वाली जो संरचना उसे क्या कहते हैं? गलैट कहते हैं। पाचन तंत्र में जो है इसके बारे में हमने काफी डिटेल देखी थी। इसके अलावा जो ट्रैकिया है और जो ग्रसनी है, इन दोनों को जोड़ने वाला ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा इतना भाग, इस भाग को जो है हम क्या बोलते हैं? लैरिंक्स कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लैरिंक्स, यानी कि स्वर यंत्र या स्वर तंत्र कहकर पुकारते हैं। ये जो लैरिंक्स है, लैरिंक्स का जो ऊपरी सिरा है, ये वाला सिरा, ये जो ऊपरी वाला जो है सिरा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ऊपर वाला सिरा है इसको हम अलग कलर कर देते हैं। इसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। इसे हम क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। तो अगर कभी हमसे पूछे कि ट्रैकिया यानी कि श्वास नली और फेरिंक्स, ग्रसनी को कौन जोड़ता है, तो आपका आंसर लैरिंक्स भी लग सकता है, एपिग्लोटिस भी लग सकता है। जो ऑप्शंस में वो आप वो लगा देना, एक ही आएगा दो में से। ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई दोनों ऑप्शंस में आए। क्यों? क्योंकि लैरिंक्स का ही ऊपरी भाग क्या होता है? एपिग्लोटिस। वास्तव में उसका ऊपरी द्वार होता है एपिग्लोटिस। तो लैरिंक्स के बाद, फेरिंक्स के बाद जो आपकी वायु है वो कहां जाएगी? लैरिंक्स में जाएगी। अब लैरिंक्स, फेरिंक्स और ऑसोफेगस, इन तीनों के बीच में जो महत्वपूर्ण रोल निभाता है वो कौन निभाता है? एपिग्लोटिस निभाता है। एपिग्लोटिस को सामान्य भाषा में हम कंठ का द्वार कहते हैं। क्यों? क्योंकि लैरिंक्स हमारा कंठ है, जहां से आवाज निकलती है, ये उसका ऊपर का, कंठ का ऊपर का ढक्कन है, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं? कंठ द्वार। तो एपिग्लोटिस की अगर बात करें, यही है जो भोजन और वायु के मार्ग में जो है अंतर कर पाता है। यानी कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो ये जो एपिग्लोटिस है ये क्या करता है भाई? इधर की ओर गिर जाता है, यानी कि ट्रैकिया जो हमारा लैरिंक्स है इसके द्वार को बंद कर देता है और हमारा भोजन यहां से डायरेक्ट किस नली में चला जाएगा? इस नली में चला जाता है, यानी कि ऑसोफेगस से होते हुए कहां पहुंच जाता है? आमाशय में। और जब हम सांस की क्रिया करते हैं तो ये क्या करता है? सांस की क्रिया जब हम करते हैं तो इस तरह से इस द्वार को खोल देता है और वायु इस मार्ग से अंदर आ जाती है, यानी कि लैरिंक्स से होते हुए ट्रैकिया में पहुंच जाती है। ये जो एपिग्लोटिस है इसे कौन बताता है कि भाई भोजन आ रहा है, तुम्हें लैरिंक्स का द्वार बंद करना है, वायु आ रही है, तुम्हें जो है लैरिंक्स का द्वार खोलना है। तो इसको कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, और ब्रेन का भी कौन सा हिस्सा इसको कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा हिस्सा कंट्रोल करता है। तो एपिग्लोटिस जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और इसकी कुछ सामान्य जानकारी हमने पढ़ी थी कि कभी अगर ऐसा हो जाए कि भाई एपिग्लोटिस ठीक से काम ना करे। अब ठीक से काम क्यों नहीं करेगा? जब हमारा ब्रेन उसे ठीक से कंट्रोल नहीं करे। मतलब आप भोजन कर रहे हो और आपका ब्रेन कहीं और व्यस्त है, भाई दिमाग जो है कुछ और जगह सोच रहा है,
तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, एपिग्लोटिस ठीक से जो है कंट्रोल नहीं होता, तो कभी कभी भोजन के कण कहाँ आ जाते हैं, हमारी ट्रैकिया में, श्वास नली में आ जाते हैं। यही कारण है कि उन कणों को बाहर करने के लिए फेफड़े जो है बार बार जो है अंदर से हवा मारते हैं, और उसी कारण हमें क्या आने लगती है, हिचकी आने लगती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो हो सकता है वायु भी तो जो है ग्रास नाल में जा सकती है, तो जब वायु ग्रास नाल में कभी कभी चली जाती है तो हम देखते हैं कि हमें क्या आने लगती है, डकार आने लगती है। आपने डकार देखा है, जब आप भोजन करते हो तो उसके बाद आपको क्या आती है, डकार आती है। वो डकार का मेन जो कारण माना जाता है वो यही माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई डकार तब आती है जब पेट बहुत ज्यादा भर जाता है। तो जब हम भोजन कर रहे होते हैं साथ में श्वसन भी कर रहे होते हैं, अगर वायु कहाँ चली जाए, ऑसोफेगस में चली जाए, तो हमें क्या आ जाती है, डकार आ जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा खाली पेट भी डकार आ जाती है, तो उसका कारण यही है कि आपकी वायु कहाँ चली जाती है, ऑसोफेगस में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट अंग होता है श्वसन का, लैरिंक्स, स्वर तंत्र। वास्तव में इसको जो है हम शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं भाई, इसी को हम कंठ कहते हैं, क्योंकि इसी के कारण हमें बोलने की क्षमता, हमारी जो आवाज निकलती है वो किसके कारण निकलती है, लैरिंक्स के कारण ही निकलती है। लैरिंक्स की अगर बात करें तो ये श्वास नली को जो है जोड़ने का काम करता है। ग्रसनी को किससे जोड़ देता है, श्वास नली। कैसा होता है लैरिंक्स, अगर लैरिंक्स की हम बात करें तो देखिए ये जो ऊपर वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, हम इसको कलर कर रहे हैं स्पेशली, ये इतना भाग, केवल इतना भाग ही क्या कहलाता है, लैरिंक्स कहलाता है। ये जो लैरिंक्स है ये कई सारी उपास्थियों से मिलकर बना होता है। तो पूछा जाता है कि जो लैरिंक्स है ये कितनी उपास्थि से मिलकर बना होता है, तो संख्या आप याद रखेंगे। जो लैरिंक्स होता है हमारा कितनी उपास्थियों से मिलकर बना होता है, 9 उपास्थियों से मिलकर बना होता है। इससे आवाज निकलती है, इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। जिस प्रकार हम में लैरिंक्स है, आपने सुना होगा पक्षी, जो पंछी वगैरह होते हैं कि भाई जो कुछ ऐसे पंछी होते हैं जो मधुर आवाज निकालते हैं, जैसे कि कोयल का आपने नाम सुना होगा। कोयल की आवाज कहां से निकलती है, तो जो पक्षी होते हैं ना उनमें वॉइस बॉक्स का जो काम करता है वो कौन करता है, सारिंक्स करता है। इसे याद रखना, ये पूछ लिया जाता है। जो पक्षी होते हैं उनमें वॉइस बॉक्स यानी कि उनकी जो आवाज निकलती है वो किस संरचना के कारण, सारिंक्स के कारण, जबकि हमारी जो आवाज निकलती है वो किसके कारण, लैरिंक्स के कारण। लैरिंक्स का द्वार ही क्या कहलाया था, एपिग्लोटिस। यहां से एक सामान्य सा क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा श्वसन अंग है जो श्वसन तंत्र का भाग है लेकिन श्वसन क्रिया में सहयोग नहीं करता, तो उस परिस्थिति में भी आपका आंसर क्या रहेगा, लैरिंक्स। उसका कारण है कि भाई जो लैरिंक्स है इसका मुख्य काम है आवाज निकलवाना, साउंड निकलवाना, बोलना सिखाना। तो भाई इसी के कारण हम बोल पाते हैं। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें इस डायग्राम में, तो ये जो डायग्राम है यहां पर अगर आप देखो तो देखिए भाई ये जो है लैरिंक्स है, ये लैरिंक्स का ऊपरी सिरा हो गया क्या, एपिग्लोटिस। लेकिन कुछ लोग जो है इसको एपिग्लोटिस समझ लेते हैं, यानी कि जब हम गले को इस तरह से करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक हल्का सा उठा हुआ भाग ये दिखता है, हल्का सा इस तरह का, बाहर की तरफ इस तरह की एक संरचना दिखती है बाहर की तरफ, लोग इसको एपिग्लोटिस कहते हैं। वास्तव में ये जो संरचना है ना इसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक बार एग्जाम में इसे पूछ लिया गया था कि एडम्स एप्पल नामक जो संरचना है वह हमारे शरीर के किस अंग में पाई जाती है। तो एडम्स एप्पल नामक जो संरचना है, तो बाहर ये जो भाग दिख रहा है ना, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं घुटकी, इसे क्या बोलते हैं, घुटकी बोला जाता है देहाती भाषा में। तो ये जो घुटकी होती है इसको हम साइंस में किस नाम से जानते हैं, एडम्स एप्पल नाम से जानते हैं। तो आप याद रखना घुटकी को क्या बोलते हैं भाई, एडम्स एप्पल कहते हैं। अब लैरिंक्स जो होता है, देखिए लैरिंक्स के बाद जो वायु आती है वो इस नली में आ जाती है। ये जो नली है यहां से यहां तक, इस नली को ट्रैकिया यानी कि श्वास नली कहते हैं। सामान्य भाषा में यह नली जो है विंड पाइप के नाम से जानी जाती है। विंड पाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या जाती है, विंड यानी कि वायु जाती है। तो ये जो नली है इसकी कुल लंबाई अगर देखें, लैरिंक्स से जो है यहां तक इसकी जो लंबाई होती है, तो ये लंबाई जो है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। लंबाई याद रखना क्योंकि ये लंबाई पूछी जाती है। अब ये जो नली है इसका काम है वायु को अंदर खींचना, फेफड़ों तक पहुंचाना। तो ये जो है सिकुड़ती है, फैलती है, यानी कि इसमें भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पाया जाता है। तो जब ये सिकुड़ती है, फैलती है, तो भाई डर रहता है कि कभी ऐसा ना हो कि जब ये वायु को खींचे तो पता चले पूरी की पूरी सिकुड़ के रह जाए, या जब वायु को बाहर करे तो खुली की खुली रह जाए। तो इसकी जो सुरक्षा होती है ना वो उपास्थि के द्वारा की जाती है। यानी कि आप अगर इसे ध्यान से देख रहे हो तो इसके ऊपर आपको इस तरह की कुछ संरचनाएं लगी हुई दिख रही होंगी। ये जो संरचना है ये वास्तव में क्या होता है, उपास्थि होती है। पूछा भी जाता है कौन सी उपास्थि जो है ट्रैकिया की सुरक्षा करती है, तो हमारा आंसर रहेगा हाइलिन उपास्थि।
ओपास्टी को इंग्लिश में कार्टिलेज कहते हैं। तो हाइलेन कार्टिलेज जो होता है वह हमारी श्वास नली यानी कि ट्रैकिया की रक्षा करता है। जब हम वायु खींचते हैं, जब ये नली पिचकती है और जब बाहर करते हैं तो ये फूलती है, तो उस परिस्थिति में नली पूरी तरह से ना तो चिपके रहे ना खुली रहे, इसको सुरक्षा देने का काम कौन करता है? हाइलेन ओपास्टी करती है। ट्रैकिया जो है अगर इसकी बात करें तो आगे जाकर यानी कि देखिए फेफड़ों के अंदर जाकर ये इस तरह से दो भागों में बट गई। ये दोनों भाग जो हैं, इन दोनों भागों को हम ब्रोंकी कहकर पुकारते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? ब्रोंकी कहते हैं। ब्रोंकी को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? श्वसनी कहा जाता है। तो इस तरह से ट्रैकिया के बाद फेफड़ों में वायु पहुंच जाती है। अब ये जो ब्रोंकी है ये आगे जाकर कई सारी शाखाओं में बंटने वाली है। जब कई सारी शाखाओं में, देखिए अगर आप डायग्राम देखें तो आपको दिख जाएगा इस तरह से ये शाखाओं में बढ़ गई, ये इस तरह से आगे जाकर जो है कई शाखाओं में बढ़ जाती है। तो फेफड़ों में जब ये कई सारी शाखाओं में बढ़ जाती है तो इन शाखाओं को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो इन्हीं को हम नाम देते हैं ब्रोंकियोल्स। इसको क्या कहा जाता है भाई? ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। ब्रोंकियोल्स, हिंदी में इसको बोलते हैं हम श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं। अब ये जो श्वसनिकाएं है ना, इन्हीं के किनारे पर हमने पढ़ा था गोल गोल ढक्कन, छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं। इन गोल संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? एल्वियोली। तो इस तरह से जो है फेफड़ों में हमारे क्या पहुंच जाती है? वायु पहुंच जाती है। फेफड़ा आप देख सकते हो, इन्हीं सभी को जो है फेफड़े हमारे क्या कर रखे होते हैं? कवर कर रखे होते हैं। तो ट्रैकिया से आप याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक तो इसकी लंबाई, दूसरा पूछा जाता है ट्रैकिया की सुरक्षा कौन करता है? तो हाइलेन ओपास्टी। कभी कभी ये प्रश्न भी आता है कि ये जो ओपास्टी है ये किस आकार में ट्रैकिया को घेरे हुए है? तो आप याद रखना यहाँ पर अंग्रेजी के किस अक्षर के जैसे इसको घेरे है? सी आकार में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सी आकार में जो है इसको क्या कर रखी होती है? कवर कर रखी होती है। तो इस तरह से फेफड़ों में हमारी वायु पहुंच जाती है। अब श्वसन तंत्र का जो अंतिम अंग है, यानी कि हम बात कर रहे हैं वायु कूपिका की जो सबसे छोटी यूनिट है एल्वियोली, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एल्वियोली। तो अगर बात करें एल्वियोली की, तो जो एल्वियोली है ये कैसी संरचना है? तो भाई ब्रोंकियोल्स के अंतिम सिरे पर कुछ गोल भाग पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? एल्वियोली कहते हैं। यही वो भाग है जहां से बाह्य श्वसन कंप्लीट होगा। बाह्य श्वसन मतलब हम जो सांस खींचते हैं ना और फिर छोड़ते हैं, बाहर छोड़ते हैं। तो भाई जब सांस खींचते हैं तो हमें पता है कि हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन रोक ली जाएगी और बाहर करेंगे तो CO2 बाहर होगी। तो जो CO2 को बाहर किया जाएगा, ऑक्सीजन को रोका जाएगा, वो अंतिम रूप से कहाँ संपन्न होगा? एल्वियोल में। यही कारण है कि इसे हम श्वसन तंत्र की कैसी इकाई का नाम देते हैं? कार्यात्मक, फंक्शनल इकाई। अगर आपसे बोले श्वसन तंत्र की कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है तो आपका आंसर होगा एल्वियोली। अगर बोले श्वसन तंत्र की संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है तो भी एल्वियोली। संरचनात्मक क्या? तो हमारा जो पूरा श्वसन तंत्र है इसका मुख्य अंग है फेफड़ा, और फेफड़े की जो संरचना है ना वो किससे मिलकर बनी है? एल्वियोली से। अगर बात करें एल्वियोली की संख्या की तो इसकी संख्या को कोई गिन नहीं सकता, यानी कि आप ये कह सकते हैं नॉर्मली जो इसकी जो संख्या है ना वो क्या होती है? करोड़ों में होती है। एक फेफड़े में करोड़ों की संख्या में क्या पाई जाती हैं? एल्वियोली पाई जाती हैं। इतने छोटे आकार में होती हैं लेकिन इनका काम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बात करें एल्वियोली की तो यहीं से ऑक्सीजन रक्त में मिलेगा और CO2 बाहर। अब ये जो एल्वियोली है अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए ब्रोंकियोल्स के सिरे पर इस तरह से ये लास्ट में गोल संरचना है। ये जो गोल संरचना है ना, इसी गोल संरचना से यहाँ पर जो है रक्त नलियां इस तरह से लिपटी रहती हैं, कुछ रेड कलर की तो कुछ ब्लू कलर की। एक होती है धमनी, एक होती है सिरा। तो जब हम ब्लड टॉपिक पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो ब्लड है ना वो शरीर के अंदर किस में बह रहा है? नलियों के अंदर बह रहा है। तो दो तरह की मुख्य नलियां हमारे जो है बॉडी में होती हैं, एक धमनी कहते हैं, एक सिरा कहते हैं। जो धमनी होती है उसमें सामान्यतः ऑक्सीजन वाला रक्त जाता है और जो सिरा होती है उसमें सामान्यतः CO2 युक्त रक्त जाता है। लेकिन यहाँ बात करें ये जो फेफड़े हैं, फेफड़े से लगने वाली जो ब्लड कलिका है, जैसे कि मान लो ये तो हो गई आपकी एल्वियोली। अब भाई एल्वियोली से ये जो है आपकी रक्त नलिका जुड़ी हुई है। अब ये जो रक्त नलिका एल्वियोली से जुड़ी है, यहाँ दो काम संपन्न होते हैं। पहला तो ये कि भाई जो ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन को क्या कर लिया जाएगा? ले लिया, सॉरी, ब्लड के माध्यम जो एल्वियोली जो है हमने श्वसन क्रिया में जो ऑक्सीजन प्राप्त किया था वह ऑक्सीजन कहाँ मिल जाएगा? हमारे ब्लड में। और जो CO2 बना था श्वसन क्रिया के दौरान, हमने कहा था ग्लूकोज टूटने पर क्या बनता है? CO2। वो ब्लड के माध्यम से वापस आता है, उस CO2 को ये क्या कर लेती है? ग्रहण कर लेती है। यानी कि ब्लड से CO2 को लेना और ब्लड में ऑक्सीजन देना, ये दोनों ही काम कहाँ संपन्न होते हैं?
एल्वियोली में संपन्न होते हैं। यही कारण है कि इसे हम क्या बोलते हैं, कार्यात्मक इकाई कहते हैं। अब यहाँ पर स्पेशली वो दो नस जो हैं, जो वेसल्स हैं, उनके पूछा जाता है कि भाई कौन ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है यहां से, कौन CO2 दे के जाती है। तो जो पल्मोनरी सिरा है ना, ये यहां से क्या लेके जाती है, ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, ये ध्यान रखना। यानी कि यहीं पर रक्त में क्या मिला दिया जाता है, ऑक्सीजन, और कौन सी सिरा उसे जो है लेके जाएगी, पल्मोनरी सिरा। दूसरा हम बात करें पल्मोनरी धमनी क्या करती है, तो ये जो पल्मोनरी धमनी है ये CO2 युक्त रक्त को क्या करती है, फेफड़ों तक लेके आती है। तो फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी नस पहुंचाएगी, पल्मोनरी धमनी। यहां से ऑक्सीजन कौन सी ले जाएगी, पल्मोनरी सिरा। वास्तव में जो पल्मोनरी है, पल्मोनरी शब्द जो है फेफड़े के कारण यहां पर कहा जा रहा है, क्योंकि फेफड़े को हम साइंस में पल्मोनरी कहते हैं। तो ऐसी नस जो फेफड़े से जुड़ी है उसे पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी शिरा कहते हैं। तो इस तरह से जो है एल्वियोली के माध्यम से जो है ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाता है और उसमें से CO2 को निकाल लिया जाता है। और यही CO2 जब हम बाहर श्वसन करते हैं, वायु को बाहर छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हमारे श्वसन तंत्र का निर्माण होता है। यानी कि हमने अभी केवल इतना देखा है कि भाई श्वसन क्या है, श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग प्रयोग होते हैं और अंगों की विशेषता क्या है। तो पहले पार्ट में हम यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि भाई जो फेफड़े हैं उनमें किस तरह से वायु भरती है और ये श्वसन की क्रिया जो है वो कितने चरणों में होती है, यानी कि अंतिम रूप से ऊर्जा कैसे बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, क्रेब्स चक्र क्या है, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा।